है। और अगर किसी कंपनी का या अगर किसी स्टार्टअप का पैसा डीमोनेटाइजेशन में जा रहा है, इसका मतलब वो पैसा जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी देने में नहीं जा रहा है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनमें डीमोनेटाइजेशन ज़्यादा होता है, इसके कारण लोग जनरली सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रेफर नहीं करते। बट एट द सेम टाइम कि ट्रेंड भी चल रहा है सॉफ्टवेयर का। यस हाँ, तो अभी वो भी ट्रेंडिंग है मार्केट में, तो जितना मिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग उससे ज़्यादा मिल ही जाता है लोगों को। बट अगर जो दूसरे हार्डवेयर कंपनीज है उनमें डीमोनेटाइजेशन टू अ सर्टेन लोअर एक्सटेंड होता है। तो मेरे हिसाब से डिमांड पे डिपेंड है कि मार्केट में डिमांड किसकी ज़्यादा है। बट फिलहाल तो सॉफ्टवेयर कंपनीज की डिमांड ज़्यादा होने के कारण लोग वहाँ पे स्विच करते हैं। डाइवर्ट होते जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए ऐसे और भी अच्छे और नए गेस्टों के साथ हम एपिसोड लाते रहें। और इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बेकार लगा आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना था वो टर्नओवर कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होते हैं, एग्जांपल के साथ आप बताओगे? देखो, टर्नओवर कैलकुलेट करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है ट्रेड वाइज टर्नओवर कैलकुलेशन, हाँ, और दूसरा होता है कि स्क्रिप्ट वाइज टर्नओवर कैलकुलेशन। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? हाँ, बताता हूँ अभी ये जो स्क्रिप्ट वाइज टर्नओवर कैलकुलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, और ट्रेड वाइज टर्नओवर कैलकुलेशन में एक कॉन्ट्रैक्ट भी आप देख सकते हो और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप देख सकते हो। बट जहाँ तक स्क्रिप्ट वाइज टर्नओवर कैलकुलेशन की बात हो वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होता है। मान लो आपने 100 निफ्टी का पुट लिया एफएनओ में, और आपने 800 शेयर्स लिए एट द प्राइस ऑफ 100 पर शेयर। ओके, तो आपका पहला बाइंग प्राइस आ गया 800 इंटू 100। एक महीने बाद आपने वो सेल किया, अभी शेयर की प्राइस बढ़ी है, 200 पर शेयर हो गया है वो, अभी आपकी सेलिंग प्राइस होगी 800 इंटू 200। चलो, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अभी आपने दूसरा ट्रांजैक्शन किया, प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट इज सेम, प्रोवाइडेड आप 100 निफ्टी कर रहे हो, पुट ले रहे हो। और एक महीना तो मैं रिफ्रैक्टरी एग्जांपल पीरियड दे रहा हूँ, ये पीरियड डिपेंड करता है। दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ और इस बार शेयर की प्राइस बढ़ी थी 300 रुपए तक, और आपको लगा ये शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ेगी। तो आपने इस बार लिया फिर से 800 शेयर्स और इंटू 300 कर दिया आपने। हाँ, ये हमारी सेलिंग वैल्यू होगी, बाइंग बाइंग वैल्यू हो गई, सेकंड ट्रांजैक्शन की बाइंग वैल्यू हो गई। और फिर एक महीने बाद आपको पता चला कि आपका लॉस हुआ है, और वो शेयर आया है अभी कितने पे, 150 पे। 150 मान लेते हैं। तो अभी आपकी सेलिंग वैल्यू होगी 800 इंटू 150। तो दो ट्रांजैक्शंस है, दोनों की बाइंग सेलिंग वैल्यू आपको पता है। अब यहाँ पे आप अगर बाइंग वैल्यू का एग्रीगेट मार दोगे तो ये आएगा आपका 800 इंटू 100 प्लस 800 इंटू 300 बाई 2, मतलब 800 इंटू 400 बाई 2, 800 इंटू 200। हाँ, 1,60,000। 1,60,000। दूसरा, अभी सेलिंग वैल्यू का एग्रीगेट ले हम, तो आपका था 800 इंटू 300, 800 इंटू 200 और 800 इंटू 150। तो कितना आएगा, 800 इंटू 350 बाई 2, मतलब 800 इंटू 175। 1,40,000। 1,40,000 आ गया। हाँ। तो आपका जो बाइंग एग्रीगेट है वो होगा 1,60,000, 40,000, 1,40,000, हाँ, 1,60,000, 1,60,000। और दूसरा एग्रीगेट होगा आपका 1,40,000 सेल वाले, शेयर वाला। अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप तो होगा आपका 20,000, सिर्फ 20,000। इसको मल्टीप्लाई आप कर दो कि आपने एग्रीगेट क्वांटिटीज कितने लिए थे, 800 लिए थे, इनका एग्रीगेट मार दोगे तो 800 ही आएगा। तो 800 इंटू दिस डिफरेंस क्या निकलेगा ये? 800 इंटू 20,000, 20,000 या। हाँ, तो फिर से 1,60,000 आ गया। हाँ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ने जो कैलकुलेशंस किए थे उसमें बहुत सिंपल प्रॉफिट लॉस किया था। हम लोग ने 100 की वैल्यूज ली थी और 800 ये टर्म कांस्टेंट रखा था। नॉर्मली जो आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आपकी बाइंग वैल्यू कुछ तो बहुत ही डिस्क्रीट आएगी, ये भी सेलिंग बाइंग सबका एग्रीगेट बहुत डिस्क्रीट आएगा। और हमने यहाँ पे सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात किया था, ऐसे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स का आपको एग्रीगेट लेना है। तो स्क्रिप्ट वाइज टर्नओवर कैलकुलेशन में आपका जो बाइंग टोटल आपकी बाइंग वैल्यू है उसका एग्रीगेट
प्लस आपका जो टोटल सेलिंग वैल्यू है उसके एग्रीगेट, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट, नेगेटिव हुआ तो लॉस, मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज का एग्रीगेट, ये कैलकुलेट करके आपका निकलता है स्क्रिप्ट वाइज टर्नओवर कैलकुलेशन। तो ये टर्नओवर कैलकुलेट करने का एक तरीका है, बट इसमें एक बात अगर गौर करने की ये होगी कि ये सारे कैलकुलेशंस एक कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट है। एक कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट है मतलब ये जो सारे हमने कैलकुलेशंस किए थे वो हमने सिर्फ 100 निफ्टी पे किए थे, 100 निफ्टी का पुट था ये। ऐसे बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग एग्रीगेशन निकलेगा और वो सम अप करके आपका नेट टर्नओवर होगा। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो एक तरीका हुआ, ये स्क्रिप्ट वाइज टर्नओवर कैलकुलेशन। दूसरा तरीका जो है ट्रेड वाइज टर्नओवर कैलकुलेशन, उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट नहीं है, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट चलाते हैं। वही सेम स्टोरी होगी। 800 पे हमने स्टार्ट किया था 800 इंटू 100 पे, एक महीने बाद हमने सेल किया 800 इंटू 200 पे, दूसरा ट्रांजैक्शन हमने स्टार्ट किया 800 इंटू 300 पे, चौथा एंड किया आपने 800 इंटू 150 पे। पहला आपका प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। तो स्क्रिप्ट वाइज और ट्रेड वाइज में फर्क यही है कि स्क्रिप्ट वाइज कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, वहां पे आपको केयर रखना पड़ता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट वाइज कैलकुलेशन कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट को मद्देनजर रखते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ के कैलकुलेशन कर रहे हो स्क्रिप्ट वाइज में। ट्रेड वाइज में आप रैंडमली कैलकुलेशन कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी प्रॉफिट का मैग्नीट्यूड और लॉस का मैग्नीट्यूड और प्रीमियम का मैग्नीट्यूड। इन तीनों मैग्नीट्यूड्स का सम करके आपका निकलेगा ट्रेड वाइज टर्नओवर कैलकुलेशन। और दोनों तरीके से निकल जाता है टर्नओवर। अभी कोई फर्स्ट तरीका प्रेफर करता है, कोई दूसरा तरीका प्रेफर करता है, बट मोस्टली मतलब मेरे हिसाब से मैं तो ट्रेड वाइज से करता हूँ, लोग स्क्रिप्ट वाइज में भी कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये हो गए टर्नओवर कैलकुलेशन करने के तरीके। काफी मतलब कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। हाँ, बट अगर आपको एक बार आदत हो गई तो फिर आप कर दोगे। और मैं वही कहा, जो सीए होते हैं उनको तो मतलब आदत हो जाती है, उनकी तो यही मतलब स्टडी कराते हैं, यही होता है हमेशा से स्टार्ट। इसलिए एक्सपीरियंस सीए होते हैं वो ज्यादा पेमेंट भी लेते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, और फिर फटाफट से कैलकुलेट मार के। हाँ, और आपने बात सही की, ये कॉम्प्लेक्स जाएगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स जाएगा क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिस्क्रीट है, बहुत ही डिस्क्रीट वैल्यू होगी। हमने तो सिंप्लीफाइड बहुत हंड्रेड्स में सिंप्लीफाई कर लिया था हम लोग ने। तो हाँ, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अच्छा, हमने अभी बात करा जो थोड़े ज्यादा अमीर लोग हैं जो कंपनी चलाते हैं, इन लेवल के लोग हैं। अब थोड़े कुछ एवरेज लोगों की बात करते हैं। हाँ, एवरेज लोग है ना। हाँ, तो उसके लाइफ में ये बताओ कि जैसे आप ये बताओ पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। पर्सनल फाइनेंस मतलब फाइनेंस आपका जो इनकम है उसको मैनेज करने का तरीका, बस मैनेज करने का तरीका ही। मैनेज करने का तरीका, और आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रहे हो कि नहीं आपके इन कैश इनफ्लो से। हाँ। ये आपने एफर्ट, इसके जो तरीके होते हैं, इसको कैसे मैनेज करना है एफिशिएंटली, वो आता है पर्सनल फाइनेंस की कैटेगरी में। अच्छा, कैश इनफ्लो क्या होता है, थोड़ी डिटेल में बताओ। कैश इनफ्लो मतलब सिंपल है, आपके जेब में जितना कैश आ रहा है हाँ। वो कैश इनफ्लो हो गया, जितना बाहर जा रहा है वो कैश आउटफ्लो हो गया। अभी यहाँ पे एक चीज है कि ये मैटर नहीं करता कि आपने जो कैश आउटफ्लो किया है वो एज एसेट किया है या एज अ लायबिलिटी किया है, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे। बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने दोस्त को पैसे दिए क्योंकि वो इंटरेस्ट देके मुझे फिर से वापस देगा, तो मेरा इंटरेस्ट तो प्रॉफिट हो गया। तो उस तरीके से देखा जाएगा तो तुम एसेट मैं कंसिडर करूंगा जो मैंने पैसे दिए उसको। बट कैश आउटफ्लो मतलब एसेट और लायबिलिटीज को मद्देनजर न रखते हुए आप सिर्फ कैश आउटफ्लो देखोगे। ओके, जा कितना रहा ये जा देखना थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, ये मैटर नहीं करता कि आप उससे प्रॉफिट कमाओगे या लॉस कमाओगे या क्या होगा उसका, आप सिर्फ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो देखोगे। तो ये है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का कॉन्सेप्ट। और पर्सनल फाइनेंस हैंडल करने के बहुत स्ट्रैटेजीज होते हैं, और जैसे कि आपने बात की कि एवरेज आदमी को कैसे मैनेज करना चाहिए अपने इनकम को या तो देखो, अभी तो जमाना बदल गया है क्योंकि अभी जो स्टॉक मार्केट है वो तो ऑनलाइन हो गया है। तो जो यंग जनरेशन है
उनको तो इजीली एक्सेसिबल हो गया है सारे लोग इसमें आ सकते स्टॉक हैं। मार्केट, और ऑनलाइन होने के कारण बहुत इजीली ट्रांजैक्शंस चलते हैं, कुछ फ्रॉड का चांस रहता नहीं है, स्कैम का पूरी प्रिकॉशन ली जाती है कि सही से ट्रांजैक्शन हो। यस। तो अभी जो यंग यूथ है वो भी इसमें स्टॉक मार्केट में हिस्सा ले रही है, बट पहले इंडिया इतना इकोनॉमिकली फॉरवर्ड नहीं था और लोग डरते थे स्टॉक मार्केट में आने से। जनरली लोग फिक्स डिपॉजिट्स में डील करते थे। तो अभी जमाना बेशक बदल गया है, तो अभी लोगों का पर्सनल फाइनेंस करने का तरीका भी बदल गया है। पर्सनल फाइनेंस में जनरली एवरेज इंसान क्या करता है, जिसको और थोड़ा रिच होना है, वो ऐसे लोग, मतलब हर किसी को होना होता है, तो एवरेज मैन के पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूंगा कि आप अपना 60% ऑफ टोटल इनकम जो फिक्स्ड रिटर्न्स है उसमें इन्वेस्ट करो। जनरली ऐसा किया जाता है, ये नंबर वेरी करता है 50 to 70 डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मैं कहूंगा कि आपका जो टोटल इनकम है उसका 60% आप फिक्स डिपॉजिट्स जैसे सोर्सेस में डाल दो। अभी ये सोर्सेस हो सकते हैं आपका, पहले बात तो बैंक का फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, उसमें भी कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गए, गोल्ड हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, बाद में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, और आप और गोल्ड कमोडिटी हो गया। बस ये काफी वैरायटी है चीजें है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स एक कह सकते हैं कि किसी मतलब फिक्स्ड तो रिटर्न नहीं आता, बट गारंटीड होता है कि कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। रिस्क नहीं रहते क्या लॉस होने का म्यूचुअल फंड में? होता है, बट बहुत ही कम होता है, क्या बोलते हैं होता है उसको, डिस्पर्स्ड हो जाता है वो रिस्क। तो 60% ऑफ द टोटल इनकम आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे सोर्सेस में इन्वेस्ट करिए, और बचा हुआ 40% है वो जिसका इनकम फिक्स्ड नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट में आप वो पैसे डालिए। तो मैं जनरली ऐसे कैटेगराइज करता हूँ 60-40 में। तो जैसे मैंने बताया, लोग 50-50 भी कर लेते हैं या 40-60 भी कर लेते हैं, यहाँ वहाँ हो जाते हैं, अपनी अपनी वो बन जाती है, एपेटाइट है और नॉलेज के बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे जैसे एज बढ़ती है आपकी, वैसे जो 40% का कोटा है ना, जहाँ पे आपका रिटर्न्स फिक्स नहीं है, ये कोटा धीरे धीरे कम होते जाता है जैसे आपका एज बढ़ता है। वैसे एज से इसका क्या डिपेंडेंसी है? क्योंकि कैसा होता है, जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे आप रिटायरमेंट के क्लोज आओगे, प्रोवाइडेड यू डू नॉट हैव एनी पेंशन। इवन इफ यू हैव पेंशन तो भी आपका एक मेजोरिटी ऑफ द इनकम सोर्स बंद होने वाला है। और मेजोरिटी फैमिली प्लानिंग यही होती है कि शादी के बाद जो बच्चे हैं वो अपना अपना देख लेते हैं, और माँ बाप जो होते हैं वो अपना पर्सनल फाइनेंस हैंडल कर लेते हैं। तो जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे जो 40% का कोटा होता है वो थोड़े थोड़े कम होना चाहिए, और फिक्स डिपॉजिट जो है वो बढ़ने चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जो इंसान रिटायरमेंट के काफी क्लोज आ गया है, मतलब जिनकी उम्र में 50 से ज्यादा हो गई है, वो अपना 80% फिक्स डिपॉजिट्स में डाले और 20% नॉन फिक्स में डाले। इससे क्या होगा, आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ भी बिना स्ट्रेस की जाएगी, और जितने पैसे आपको चाहिए उतने आपको मिल जाएंगे फिक्स डिपॉजिट से। तो ये एक तरीका होता है पर्सनल फाइनेंस को हैंडल करने का। बाकी तो जो यूथ है, वो यूथ को मैं ये कहूंगा कि स्टॉक मार्केट तो है ही, म्यूचुअल फंड्स तो है ही, आओ इधर है। हाँ आओ ट्राई करके देखो। प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग। हाँ आओ ट्राई करके देखो, क्योंकि आप अगर पैसा डालोगे, अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो लॉस किसी की तो जेब भर रहा है। हाँ, अच्छा, मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ फिक्स रहता है, किसी का लॉस होगा तो किसी को गेन होगा। ऑफ कोर्स, बट ऐसा नहीं होगा सबका लॉस ही हो जाए, ऐसा नहीं होता, सबका गेन ही हो जाए। नहीं, सबका लॉस एक दूसरे पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का गेन होगा, प्रॉफिट होगा, किसी का गेन हो रहा है तो किसी का लॉस होगा। और इसके लिए बहुत लोग ऐसे भी है ना कि जिनका कॉर्पोरेट कंपनीज में बहुत पहचान होती है, या जिनके रिलेटिव्स अच्छे पोस्ट पे होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको पता रहता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा, पहले से बढ़ा है। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था, गोल्डमैन सैच कंपनी है, शायद यूएस या बॉस्टन में है वो, जर्मनी में, उनका जो हेडक्वार्टर्स है वो गोल्डमैन सैच का। तो वहां पे कुछ एम्प्लॉयज थे, और उन्होंने क्या किया था कि उनको पता था
पहली बात तो ये कंपनी एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती थी, एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी थी। अभी उन्होंने क्या किया, देश में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन बंद कर दिया कुछ देर के लिए। अच्छा। क्योंकि ये जो कंपनी थी ना, वो बॉस्टन या यूएस एग्जैक्ट मुझे कंट्री पता नहीं है, बट इस कंट्री में मेजोरिटी एल्यूमिनियम वहां से आता था कंट्री का। तो ब्रांडेड कंपनी थी ये, बहुत अभी भी ब्रांडेड कंपनी है ये, गोल्डमैन सैच। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि उनका सप्लाई जो है वो बंद कर दिया था, ये रीजन देके कि हम R&D कर रहे हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, या अपने इंटरनल एनालाइजेशंस कर रहे हैं। ये रीजन देके उन्होंने सप्लाई बंद कर दिया था। जैसे ही सप्लाई बंद हो गया, डिमांड बढ़ गई मार्केट में एल्यूमिनियम की। जैसे ही डिमांड बढ़ी एल्यूमिनियम की, उनको पता था डिमांड बढ़ेगी, शेयर प्राइस हाई जाएगा। तो ये एक रचा हुआ प्लान था, प्री प्लान था गोल्डमैन सैच के मैनेजर का, या जो भी CEO जो भी है उसका, कि हम सप्लाई बंद कर देंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। इसके लिए उन्होंने पहले ही स्टॉक ले लिया होगा, इन्वेस्टमेंट करके रखी थी। और इससे क्या हो गया कि बहुत लोगों को जो गोल्डमैन सैक्स से रिलेटेड थे उनको फायदा हो गया। तो ऐसे इंटरनल, अभी इसको स्कैम ही बोला जा सकता है, क्योंकि छोटा सा स्कैम है, स्कैम है। हाँ, बट जो रेगुलेटिंग बॉडी है, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटिंग बॉडी है, वो ये इंश्योर करती है कि अभी सप्लाई डिमांड चेन में कुछ इंटरप्शन ना हो। और अगर इंटरप्शन हुआ तो भी वो बॉडी, एनालाइजिंग बॉडी रहती है कि वो ये डिटेक्ट करे कि एक जेन्युइन रीजन है सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन में। इसलिए अभी जो सप्लाई चेन का डोमेन है वो भी अभी बहुत इंप्रूव हो रहा है। सप्लाई चेन में जैसे एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको होलसेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, होलसेल से वो रिटेलर के पास जाता है। और मैन्युफैक्चरर से पहले आता है सप्लाई डिमांड करने वाला सप्लाई सोर्स। तो सप्लाई सोर्स, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ऐसी सप्लाई चेन चलती है। तो इसमें अगर सप्लाई चेन का कोई इशू ना हो और इसका इशू स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट ना करे, इसके लिए अभी ये डेवलपमेंट की जा रही है कि ये जो लाइन है अभी मैन्युफैक्चर सप्लाई चेन, सप्लाई सोर्स से लेके रिटेलर की, ये सिर्फ एक लाइन है ऐसी, वैसे बहुत लाइंस बनाने की अभी डेवलपमेंट चल रही है। मतलब बहुत लाइंस होंगे जिससे सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे क्या होगा कि सप्लाई चेन बिगड़ेगी नहीं। और सप्लाई चेन का मेन हिस्सा होता है ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए गवर्नमेंट इस साल का जब बजट रिलीज हुआ तो काफी अच्छा अमाउंट रेलवेज में भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, ताकि ट्रांसपोर्ट सही रहे, सप्लाई चेन सही रहे और इसका रिफ्लेक्ट कुछ स्टॉक मार्केट में ना हो। मतलब कुछ भी होता है उसका इफेक्ट तो जाता ही है स्टॉक मार्केट में। हाँ, स्टॉक मार्केट में जाता ही है इसका इफेक्ट। अच्छा, अब ये बताओ ITR फॉर्म भरने का मतलब क्या तरीका, क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट? हाँ, ITR फॉर्म भरने का, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ITR 3 फॉर्म ये भरा जाता है, ये भरा जाता है आपका बिजनेस इनकम हो तो। बिजनेस इनकम में इंक्लूड होगा आपका स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव। और दूसरा आता है कि ITR फॉर्म 2 नहीं, ITR फॉर्म 4। ITR फॉर्म 4 जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनका कैपिटल गेन्स है प्लस कुछ सैलरी है। मतलब जो जॉब करके भी कैपिटल गेन्स कर रहे हैं उनके लिए ITR फॉर्म 4 दिया गया है। और ITR फॉर्म 3 में आपका बिजनेस इनकम आएगा। अभी इसको भरने के लिए आपका इनकम 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए। कौन कौन से? पहला तो बैलेंस शीट में आपका जो है इनकम है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तीसरा बुक्स मतलब कीपिंग बुक्स होते हैं वो कॉमर्स, जिनकी कॉमर्स फील्ड है उनको ये सब्जेक्ट भी होता है। अच्छा। बुक कीपिंग का बीके बोलते हैं उसको। तो बुक कीपिंग में आता है आपकी ट्रेड बुक और बैंक बुक। तो आपको ये 3 चीजों में आपका इनकम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बुक कीपिंग।
क्या होता है क्या ये सब? जो फर्स्ट कैटेगरी है किसकी, बैलेंस शीट की, उस पे हमने जैसे डिफाइन किया था एसेट्स और लायबिलिटीज। या तो जैसे मैंने कहा था कि एसेट्स आर समथिंग व्हाट यू ओन और लायबिलिटीज आर समथिंग व्हाट यू ओ। एसेट्स वो है जिससे आपको और इनकम जनरेट होगा, आपकी लाइफ की कंफर्ट बढ़ेगी। और लायबिलिटीज वो है जो आपको देना है लोगों को, वो कैश भी, कर्जे समझ लो। हाँ हाँ, लोन समझ लो, वो कैश भी हो सकता है। तो ये एसेट लायबिलिटीज का सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल समझने का तरीका है वो। इधर बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर हमने घर ले लिया तो लोगों को समझता नहीं है कि ये एसेट में इसको कैटेगराइज करें या लायबिलिटी में कैटेगराइज करें। क्योंकि घर आपने लिया, आपने ये सोच के लिया है कि वो इनकम जनरेट करेगा जब आप उसको रेंट पे दोगे तब। बट इसके साथ उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है वो आप इग्नोर कर रहे हो। यस। तो वैसे देखा जाए तो आपका लायबिलिटी हो गया वो, क्योंकि आपके जेब से पैसे निकल रहा है वो एसेट नहीं, वो प्रोडक्ट मैनेज करने के लिए। एसेट का डेफिनेशन ही ये है कि वो सिर्फ मनी जनरेटिंग चाहिए। उसने अगर मनी ले रहा है वो, तो वो एसेट नहीं कहलाया जाता। तो हाँ, तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और अपने आप में फिर से पर्सन टू पर्सन डिपेंड है कि वो घर को एज एसेट देख रहे हैं या नहीं। जैसे पहले लोग गाड़ी को देखते थे एज एसेट, बट वो भी, उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट निकलता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट निकल रहा है, मेरे हिसाब से वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं है मेरे हिसाब से तो। बट पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करेगा। और जो नेटवर्थ होती है पर्सन की, ये होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अभी लायबिलिटीज होते हैं जैसे आपने कहा कि जो लोन्स है वो हम लायबिलिटीज में कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनल लोन हो गया, प्रॉपर्टी का लोन हो गया, कार लोन हो गया, स्टूडेंट लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हो गया, ये सब होता है लायबिलिटीज में इंक्लूडेड। और एसेट्स की हम बात करें, एसेट्स के कुछ एग्जांपल, जैसे कि कैश अपने आप में एक एसेट है। जो कैश आप बैंक में रखते हो वो एक एसेट हो गया। बाद में आपकी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वाइज बात करें तो वो आपकी प्रॉपर्टी एसेट हो गई। आपकी जो ऑटोमोबाइल प्रॉपर्टी है, कार्स बाइक्स, वो आपकी एसेट में कुछ लोग गिनती करते हैं इसकी। बाद में जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, ज्वेलरीज वगैरह, हाँ, पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, वो भी आते हैं, हाँ, वो भी एसेट्स में है। और फिर बाद में एसेट्स में वो जो भी चीज है जो आपको एक इनकम जनरेट करके दे। इन्वेस्टमेंट एक बड़ा एसेट है, इन्वेस्टमेंट एक बड़ा एसेट है। तो ये एसेट, तो बैलेंस शीट में आपको यही करना है कि 2 कॉलम्स करने हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के। एसेट्स में आप वो चीजें लिखोगे जो आपको मनी क्रिएट करके दे रहा है, लायबिलिटीज में आप वो चीजें लिखोगे जो आपसे मनी ले रहा है कंपल्सरीली। ये आएगा बैलेंस शीट में। और ये आपको एंड में ये करना है कि ये देखना है कि आपके एसेट्स जो है वो लायबिलिटी से हमेशा ज्यादा होने चाहिए। अगर ये इक्वल कर गया या लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो मान लो आप उस महीने या उस साल में लॉस में हो। हाँ, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपके एसेट्स है वो ज्यादा होने चाहिए लायबिलिटीज से। और ये पर्सनल फाइनेंस का भी एक हिस्सा हो सकता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल जो अभी एक्सपेंड कर रहा है पैसे, वो खुद की एक पर्सनलाइज बैलेंस शीट बना सकता है। बट जनरली ये यूज होता है ITR फॉर्म्स भरने में, जिनका इनकम बहुत ही ज्यादा हो उनको तो कंपल्सरी ये करना ही पड़ता है, बैलेंस शीट मैनेज करनी पड़ती है। तो ये हो गया बैलेंस शीट का पोर्शन। अभी अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे आए हम लोग, प्रॉफिट का मतलब ही है कि आपने कुछ किया और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, जो आया वो प्रॉफिट है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर ये प्रॉफिट का डेफिनेशन है। अभी प्रॉफिट बहुत सोर्सेस से आ सकता है। स्टॉक मार्केट हो गया एक, वैसे ही GA म्यूचुअल फंड्स हो गया, बहुत सारे स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, कैपिटल गेन्स, इसमें प्रॉफिट आता है। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की कि वो सैलरी को प्रॉफिट में डालते हैं। मैं भी पूछने वाला था, सैलरी को प्रॉफिट में डालते हैं। हाँ। वो गलत है, क्योंकि आप सैलरी यूज करते हो अपने आप पे खर्च करने के लिए। तो प्रॉफिट को भी तो हम एंड में इसलिए यूज करते हैं, खुद पे यूज करते हैं ना। आप बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हो प्रॉफिट का, प्रॉफिट से आप और प्रॉफिट बना सकते हो।
आगे जाके। सैलरी से भी नहीं बना सकते क्या? सैलरी से बना सकते हो, बट सैलरी का डेफिनेशन क्या है कि आपके पास पैसा आया, वो आप घर चलाने के लिए यूज कर रहे हो, उसको सैलरी। कंपनी आपको सैलरी इसलिए नहीं देती कि आपको वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसका मेन वो मोटिव क्या होता है कि कि आपका घर चले। हाँ। तो उस हिसाब से आपका वो एक्सपेंडिचर हो गया। ये वही बात हो गई ना कि आप घर को एसेट मान रहे हो या लायबिलिटी मान रहे हो, वो तो वही बात हो गई। तो मेरे हिसाब से सैलरी को एक्सपेंडिचर मानना चाहिए। अभी बहुत लोग जैसे मतलब आप जैसे आपने बोला कि प्रॉफिट भी मानते हैं उसको, बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, बट चल जाता है काम। चलते हैं। हाँ, तो ये हो गया प्रॉफिट्स में। अभी एक्सपेंसेस में आपका, जैसे अभी मैं इंक्लूड करूंगा सैलरीज को, बाद में रेंट्स को, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, बाद में डीमोटाइजेशन और अमोटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे एक्सपेंसेस में। डीमोटाइजेशन में आपके टेंजिबल गुड्स का डी एप्रिसिएशन, मतलब द लॉस ऑफ देयर वैल्यू इज कॉल्ड एज डीमोटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं धंधा चला रहा हूं और मान लो मेरी बेकरी है और मेरे पास 10 ओवन्स है जिससे मैं धंधा बना रहा था, जिससे मैं बेकरी चला रहा था। उसमें से एक ओवन खराब हो गया। ओके। वो ओवन को रिपेयर करने के लिए कुछ कॉस्ट जाएगी, तो ये कॉस्ट भरने के लिए मैं क्या करूंगा, केक्स की प्राइस बढ़ाऊंगा। हाँ। तो एक धंधे में अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्लाइन होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ यूसेज, आप उसको ज्यादा यूज कर रहे हो, उसके लिए उसकी वैलिडिटी या गारंटी जो भी है, वो प्रोडक्ट लेस एफिशिएंट बनते जा रहा है, तो उसको रिकवर करने के लिए जो पैसे आप देते हो उसको बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। अच्छा। अभी जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उनका तो ऑब्वियसली डिमोनेटाइजेशन होता ही है। वो बहुत ही कॉमन यूसेज है डिमोनेटाइजेशन का। जो लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस या कुछ खर्चा निकल जाता है थ्रू टाइम। उनका जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आपको, वो वैल्यू कम होती जाती है। वो वैल्यू फिर से गेन करने के लिए आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, ऐसा देखा गया है, उनका जो डिमोनेटाइजेशन रेट है वो बहुत ज्यादा होता है सॉफ्टवेयर कंपनीज का। रीजन क्या होता है? वही ना कि सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज होंगे, यस। इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होंगे, जिसमें से एक कॉमन अप्लायंस है लैपटॉप या कंप्यूटर। वो जैसे ही विद टाइम वो कुछ तो फॉल्ट्स निकलता जाएगा। प्राइस कम होगी। हाँ, फॉल्ट्स निकालेगा वो ड्यू टू हाई यूसेज। हाँ। तो वो लॉस रिकवर करने के लिए कंपनी को कुछ एक्सपेंड करना पड़ता है। तो ये उनका जो पैसा है वो डीमोनेटाइजेशन में जाता है। और अगर किसी कंपनी का या अगर किसी स्टार्टअप का पैसा डीमोनेटाइजेशन में जा रहा है, इसका मतलब वो पैसा जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी देने में नहीं जा रहा है, उनको थोड़े कम सैलरी मिल हाँ। रही है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनमें डिमोनेटाइजेशन ज्यादा होता है। इसके कारण लोग जनरली सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रेफर नहीं करते। बट एट द सेम टाइम कि ट्रेंड भी चल रहा है सॉफ्टवेयर का, यस। हाँ, तो अभी वो भी ट्रेंडिंग है मार्केट में। तो जितना मिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, उससे ज्यादा मिल ही जाता है लोगों को। दो डिमोनेटाइजेशन इज कंसर्न हियर। बट अगर जो दूसरे हार्डवेयर कंपनीज है उनमें डीमोनेटाइजेशन टू अ सर्टेन लोअर एक्सटेंट होता है। तो मेरे हिसाब से डिमांड पे डिपेंड है कि मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा है। बट फिलहाल तो सॉफ्टवेयर कंपनीज की डिमांड ज्यादा होने के कारण लोग वहां पे डाइवर्ट होते जा रहे हैं। तो ये डीमोनेटाइजेशन हो गया। अमोर्टाइजेशन वो हो रहा है कि द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल गुड्स। अच्छा। इनटेंजिबल मतलब नॉन मटेरियलिस्टिक, और जो डीमोनेटाइजेशन था उसमें लॉस ऑफ वैल्यू था गुड्स का, बट वो गुड्स मटेरियलिस्टिक थे, उनको ही हम बोलते हैं टेंजिबल गुड्स। तो दो है ये, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अगर लॉस ऑफ वैल्यू हो रहा है टेंजिबल गुड्स का, तो उनको हम बोलेंगे कि उनका डिमोनेटाइजेशन हो रहा है। और अगर एक इनटेंजिबल गुड्स का लॉस ऑफ वैल्यू हो रहा है तो वो हो गया आपका अमोर्टाइजेशन। अभी ये जो नॉन मटेरियलिस्टिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक स्टार्टअप या एक कंपनी को बूस्ट देते हैं, वो हो सकता है मान लो वेबसाइट। एक एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी ने अपने मार्केटिंग करने के लिए एक वेबसाइट वेबसाइट बना दी। वो वेबसाइट मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होगा।
वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो पैसा जा रहा है, हम्म या एकदम सिंपल भाषा में वो वेबसाइट मेंटेन करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस का अपडेट आता है, हाँ वर्जन आता है, तो ये अपग्रेड करने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ता है कंपनी को। तो ये आता है अमोर्टाइजेशन में। आपने अपना वेबसाइट या जो भी इंटेंजिबल गुड है वो अपग्रेड कर लिया फॉर द सेक ऑफ मोर मार्केटिंग और मोर वैल्यू टू द कस्टमर्स। हम्म इसमें आप अपना कुछ एक्सपेंस कर रहे हो, हम्म इस एक्सपेंस को कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। अच्छा तो एक्सपेंसेस में ये दो कैटेगरीज अहम होती है, डिमोर्टाइजेशन और अमोर्टाइजेशन। तो ये होगी एक्सपेंसेस की कैटेगरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको प्रॉफिट लिखना है और लॉस लिखना है। अगर आपका जो जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे अगर आप एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो जो नेट जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा। और आपको ये देखना है कि आपका नेट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, मतलब इन शॉर्ट आपको एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आप कैसे डिमोर्टाइजेशन और अमोर्टाइजेशन को कैलकुलेट रिडीम नहीं कम कर सकते हो, कैसे अपने सैलरीज को मैनेज कर सकते हो, रेंट्स को मैनेज कर सकते हो। तो ये सब आपको, आपका एम यही है कि आपका प्रॉफिट आपको एम्पलीफाई करना है। तो ये होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक अच्छी कोट थी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में, एक अच्छी कोट थी, किसने लिखी थी मुझे भी याद नहीं, बट मैंने कहीं तो पढ़ा था कि बैलेंस शीट आपको विथ इन अ स्पेसिफिक अमाउंट पीरियड ऑफ टाइम आपको ये बताती है कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने आएंगे। हाँ, कितने आएंगे कितने हैं, ये बैलेंस शीट बताती है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये बताता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपको जो पैसा ग्रो हुआ वो क्यों हुआ। क्यों हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है। लोग जनरली मंथली टू मंथली करते हैं क्योंकि ईयरली इंटरपोलेट करने के लिए। तो अगर एक एक महीने की बात की जाए तो मेरी प्रीवियस महीने की जो बैलेंस शीट है और इस महीने की बैलेंस शीट है, अगर उसमें मैं एफिशिएंटली मनी को मैनेज कर रहा हूं तो मेरी नेटवर्थ बढ़ेगी। यस हाँ, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये आपको बताता है बैलेंस ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। हाँ, तो इन दोनों कैटेगरीज का बहुत अहम इंपॉर्टेंस होता है आईटीआर फॉर्म्स में भी, और इवन पर्सनल फाइनेंस जिनको छोटे लेवल पे अपना मनी मैनेज करना है उनको भी। तीसरी कैटेगरी जो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में दो टाइप्स की बुक कीपिंग होती है, एक तो बैंक का बुक कीपिंग और दूसरा ट्रेडिंग बुक कीपिंग। डिफरेंस क्या। बैंक बुक में आपके बैंक अकाउंट में का जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है, कैश कितना आ रहा है जा रहा है, वो बैंक बुक में लिखा जाता है। और ट्रेडिंग बुक में आपका ट्रेडिंग करने से कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है वो ट्रेडिंग बुक में लिखा जाता है। तो आप अगर मोटा तौर पे देखोगे तो ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की ही कैटेगरीज है। ट्रेडिंग बुक तो सारे के पास नहीं होगा, जो ट्रेडिंग करते हैं उसी के पास। देखो अभी तो मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, अभी तो ये हो गया, डिजिटलाइज हो गया। हाँ, तो सारे स्टॉक लोग मार्केट कर सकते हैं। हाँ, डिजिटलाइज हो गया। तो आप अगर ब्रोकरेज एप्स में देखोगे तो उनका एक ट्रांजैक्शन का वहां पे फीचर होता है, तो वहां पे दिखता है कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये एक तरह से आप एक वर्चुअल ट्रेडिंग बुक कह सकते हो। और जिनको एक फील लेना हो वो फिजिकली भी आप लिख सकते हो और आप अपनी वो बुक मेंटेन कर दोगे सकते हो। तो ये होगा ट्रेडिंग बुक। बैंक बुक भी सेम है, बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करती कैश इनफ्लो आउटफ्लो का आपका समरी, आपको खुद लिखना पड़ता है कि बैंक में कितने पैसे आ रहे जा रहे हैं। ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो बैंक बुक जो धंधे वाले लोग हैं ना उनको ज्यादा मैनेज करना चाहिए। मतलब जो वेंडर्स है नॉर्मली, या मार्केट्स में कुछ बेचते हैं, या स्टेशनरी शॉप है, उनको ज्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए बैंक बुक्स पे। और बाद में आता है ये ट्रेडिंग बुक ट्रेडर्स के लिए। बट अगर आप दोनों कर रहे हो तो यू हैव टू मैनेज दिस बोथ। और आईटीआर फॉर्म्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश इनफ्लो आउटफ्लो, जिसको ही हम बुक कीपिंग बोल रहे हैं,
ये तीनों मिला के आपका एक आईटीआर फॉर्म बनता है। और आईटीआर फॉर्म में आपको ये भी जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने जो क्लासिफिकेशन किया है आपकी इनकम का, वो आपने बिजनेस इनकम में क्लासिफाई, कौन सा इनकम बिजनेस इनकम में किया है क्लासिफाई और नॉन बिजनेस में किया है, वो भी आपको क्लासिफाई करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स बैठता है। और ये सब चीजें वेरीफाई करने के लिए सीए लगता है। फिर से आया, सीए का रोल क्या रहता है, क्यों रखते हैं? यही चीजें वेरीफाई करने के लिए सीए होता है। और कॉमर्स जो करते हैं, क्या बोलते हैं, बीकॉम बोलते हैं, बीकॉम में वही है कि यही तो चीजें होती है बीकॉम में। यही फाइनेंस के बारे में, मनी मतलब मनी मनी से हैंडलिंग के बारे में ही पढ़ना तो चीजें होती है, वही होता है। बैलेंस शीट बनाना, टैली मारना, बाद में इसका कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, यही तो होता है बीकॉम में, तो यही पढ़ाते हैं। और अगर बीकॉम के लोग अच्छे पढ़ेंगे तो सीए के पोजीशन हायर करके बहुत देश को बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं। बट बीकॉम वाले पढ़ते नहीं। ये कह नहीं सकता कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, बट मोस्टली जो बीकॉम करते हैं उनका सपना यही होता है कि हम एक दिन हम सीए एक अच्छा सा वैल्यूएबल सीए बने। और परस्यू करना चाहिए, व्हाई नॉट। एक बहुत ही मतलब मैं तो मेरे जहन में तो सीए की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, क्योंकि सीए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए एफिशिएंटली, और उनकी हॉनेस्टी भी दाद देनी पड़ेगी। तो सीए का तो ये रोल है। तो ऐसे भरे जाते हैं आईटीआर फॉर्म्स, और इसमें अगर आपने गलती कर दी तो फिर आपके घर पे गाड़ी आना स्टार्ट हो आने जाएगी। लगेगी, स्क्रूटिनिटी होगी आपकी, आपको डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे और वहां पे आपके ऊपर फाइन इम्पोज करेंगे। और जो सीए होगा, अगर आप सीए के थ्रू गए होंगे तो उसका तो सीए भी फंसेगा। सीए भी फंसेगा। तो जनरली सीए अवॉइड करते हैं कुछ स्कैम करना, क्योंकि सीए को भी पता रहता है कि जो ऑफिसर दूसरा स्क्रूटिनिटी मारेंगे वो काफी उनको अंडरस्टैंडिंग रहती है कि टैक्स स्लैब क्या है और कौन सा इनकम कहाँ बैठना चाहिए। हाँ तो ये हो गया आईटीआर फॉर्म्स के बारे में। हाँ। अच्छा, ये सारे जो टैक्स वगैरह इकट्ठे होते हैं सारे गवर्नमेंट के पास जाती है, और गवर्नमेंट इस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है? गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट अपना जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ये हो गया रेलवे सेक्टर, हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, हो गया हेल्थ सेक्टर, हो गया एजुकेशन सेक्टर, हो गया। तो 4-5 सेक्टर्स है जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके कुछ बजट भी निकालती है ऐसा कुछ? अभी क्या होता है कि देश में बहुत सारे बैंक्स हैं, और एक सेंट्रलाइज बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1954। तो बैंक्स क्या करती है कि देखो, बैंक्स को अगर जरूरत होगी लोन्स की, तो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है। बैंक भी लोन लेती है? हाँ। और इस लोन को बोलते हैं कि इस लोन पे जो इंटरेस्ट बैठेगा, मतलब बैंक को वापस देना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इस इंटरेस्ट को बोला जाता है रेपो रेट। रेपो रेट। रेपो रेट। ओके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ रेपो रेट डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू द व्हाट इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन इन कंट्री, इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन इन कंट्री। उसके अकॉर्डिंग एक रेट डिसाइड हो जाता है, उस रेट पे बैंक्स होती है वो लोन लेती है इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अभी मान लो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट हाई कर दिया, तो बैंक पैसा लेगी नहीं, बैंक लोन लेगी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई हो चुका है। फिर भी बैंक को चाहिए तो लेना तो पड़ेगा। हाँ, लेना तो पड़ेगा, बट कम लेगी। कम लेगी। हाँ, कम लेगी। कम लेगी। अभी ये जो पैसा है, जब बैंक कम लेगी, जब बैंक पैसा कम लेगी, तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, बट बैंक जो भी इंटरेस्ट लगाएगी पब्लिक के ऊपर, बहुत ज्यादा लगाएगी, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि बैंक को कवर करना है। तो बैंक जो बैंक से लोन लेती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। नॉर्मल पीपल जो बैंक से, उसका जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है। हाँ, क्लियर। तो इससे क्या होगा कि जब बैंक पैसे प्रोवाइड नहीं करेंगी पब्लिक को, पब्लिक सेक्टर में, तो लोग पैसे लेंगे नहीं। और जब लोग पैसे मतलब लेंगे, बट हेजिटेट करेंगे लेने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, तो पैसे कहाँ से निकाले जाएंगे? इन्वेस्टमेंट और वो। बट वो एक सही तरीका नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आप अगर इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में इंडिया की जीडीपी पे इम्पैक्ट कर रहे हो फ्यूचर में, क्योंकि वही पैसा क्या बोलते हैं उसको,
हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प ग्रोथ करते हैं और कंपाउंड कंपाउंडिंग या कंपाउंडिंग हो जाता है वो। तो जनरली लोग बैंक से लोन लेते हैं अगर पैसा उतना कंपाउंडिंग इफेक्ट से बना नहीं हो तो। और जब बैंक पैसा देगी नहीं या बैंक हाई रेट लगाएगी तो लोग पैसा लेना कम करेंगे। जब लोग पैसा लेना कम करेंगे तो जो स्टार्टअप और ये सब चल रहे हैं जिनको जिसमें पैसे की नीड है इसमें डिक्रीमेंट आएगा। और जब यहाँ पे डिक्रीमेंट आएगा तो ओवरऑल जो पैसा रन हो रहा है कंट्री में वो भी कम होगा। और इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। अच्छा कैसे? यही है। देखो सही है। ये चेन कहाँ से स्टार्ट हो गई थी? रेपो रेट बढ़ा दिया था। हाँ मतलब रेपो रेट बढ़ा दिया था, इसका मतलब देश में इन्फ्लेशन मान के चलो बहुत ज्यादा चल रहा है और अपने को वो कम करना है। तो जब सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होगा तब चीजों के प्राइसेस भी कम होंगे क्योंकि यहाँ पे डिमांड है बट लोगों के पास पैसा नहीं है। क्लिक किया, समझा। हाँ, तो अगर डिमांड है बट लोगों के पास पैसा नहीं है इसका मतलब ओवर प्राइस्ड हो गया, वो चीजें ओवर प्राइस्ड हो गई। मतलब मान लो आपको खाना खाना है उसमें प्याज भी लगता है, तो प्याज भी अगर आपने ओवर प्राइस कर दिया और आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप छोड़ दोगे, वो नहीं खाओगे। तो प्रॉब्लम हो जाएगा पूरा कंट्री में। तो इसके लिए ये रेपो रेट बढ़ाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। एंड ऑन द अपोजिट अगर चीजें अंडर वैल्यूड है तो रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा देगी। इससे बैंक लोन्स लेंगी, बैंक्स लोन लेगी तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा पब्लिक सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर एक कमोडिटी की या प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन मेंटेन करती है रेपो रेट मेंटेन करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी क्या होता है कि कभी कभार इन्फ्लेशन रेपो रेट पे भी डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलो कि एक बस है पकड़ लो, और बस में पकड़ लो बहुत ऐसे सेक्टर्स है, मतलब एक प्रीमियम सीट हो गई, बाद में एक नॉर्मल इकोनॉमिक सीट हो गई, प्रीमियम सीट हो गई और एक नॉर्मल इकोनॉमिक सीट हो गई। तो अगर लोगों के पास पैसे होंगे तो वो तो सारे प्रीमियम सीट के लिए जाएंगे। यस, बट प्रीमियम सीट्स कम है यहाँ पे। हाँ, तो पैसे ज्यादा लोगों के पास बट सीट्स कम है। मतलब इसका मतलब कि पैसा ज्यादा है पर प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज का स्कार्सिटी है। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड। तो इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा आपको? वो प्रीमियम सर्विसेज के प्राइसेस हाई करने पड़ेंगे। तब लोगों के पास पैसा तो है बट अगर उससे भी ज्यादा अगर आपने प्राइस कर लिए, मतलब जिनके पास ज्यादा ही पैसा होगा वो अफोर्ड कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस हाई करने से या क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेज हो जाती है कि इनको मिलेगा नहीं, तो सब लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए जाएंगे और उस रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो जाएगी। तो ये डिमांड पे भी डिपेंड करता है इन्फ्लेशन। तो कमोडिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके मार्केट प्राइस ऊपर नीचे करके इन्फ्लेशन हैंडल किया जा सकता है। रेपो रेट हैंडल करके इन्फ्लेशन हैंडल किया जा सकता है। और वही गवर्नमेंट को पैसा आता है टैक्सेस से। हाँ, और वही बात होगी, टैक्स एक इंसान टैक्स कब देगा? जब वो खुद कमा रहा होगा, जब खुद अर्न करेगा तभी देगा। हाँ, और वो भी बहुत ज्यादा कमा रहा होगा, वही लोग देते हैं टैक्स। हाँ, तो इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है इसमें। यस, कि कौन से सेट ऑफ लोग क्वालिटी सर्विसेज अफोर्ड करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। और यही जो लोग होते हैं वो बेसिकली इंडिया मतलब जो एम्प्लॉयमेंट होती है यही लोग प्रोवाइड कर रहे रहते हैं। मतलब जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, वो ज्यादा कमा रहा है तो वो स्टार्टअप्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जॉब भी दे रहा है। तो इन्फ्लेशन काफी हद तक डिटरमाइन करती है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस की प्राइस कितनी होगी। तो और इसके हिसाब से गवर्नमेंट अपना पैसा बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर लेती है। तो ये हो गया गवर्नमेंट का प्लानिंग पब्लिक सेक्टर में।
यस। अपना पैसा डिवाइड करना, और प्लस अपना पैसा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी देती है। हम्म। तो ये हो गया गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अपना पैसा हैंडल करने का। अच्छा, अभी फाइनेंस की बात कर रहे थे, हाँ तो सारे कंट्री का जो फाइनेंस सिस्टम होता है, हाँ। फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता होगा। हाँ, बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो सेम ही होते हैं। हाँ, इसमें रिलीजन आता है क्या? जैसे मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो उसमें था इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंक, ऐसा इस्लामी करके। तो इस्लाम का क्या है मतलब? पूरे कंट्री का जब सेम होता है तो इस्लाम का अलग क्यों होता है? देखो, पहली बात तो इंडिया में मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी पता नहीं, बट 91 के करीब टोटल बैंक्स है। 91 के हाँ, करीब इंडिया टोटल में बैंक। ओके। 91 टोटल बैंक्स है। हाँ। इधर उधर हो सकता है, मतलब मैंने ये शायद 5-6 महीने पहले पढ़ा था, तो 91 बैंक्स है। हम्म। अगर आप सऊदी अरेबिया के सऊदी अरेबिया का बात करोगे आप, तो वहां पे पूरे देश में सिर्फ 4 बैंक्स है। ओनली 4? हाँ, वाओ। और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैंक्स इन एनी इस्लामिक कंट्री, आप गेस कर सकते हो कितने होंगे? एक कंट्री में हाँ, मतलब जब ऐसी सऊदी में अगर 4 है तो और में ज्यादा मैक्सिमम होगा तो 5 होगा। उतना ही है। बहरीन का देश है, बहरीन, वो इस्लामिक देश ही है मेजोरिटी। उसके पास 10 बैंक है बस। ओ। तो मेरे हिसाब से जब सारे इस्लामिक कंट्रीज में ये बैंक्स आप मिला भी दोगे ना, हम्म। तब जाके वो इंडिया के कंपैरिजन में आ सकता है टोटल नंबर ऑफ बैंक्स के। हम्म। तो इस्लामिक कंट्रीज में बैंक्स कम होने के कारण क्या हो रहा है कि मनी का सर्कुलेशन कम हो जाता है, हम्म। और जब मनी का सर्कुलेशन कम हो रहा है तब इकोनॉमिक ग्रोथ भी उनकी डाउन हो जाती है। हम्म। तो बैंक्स कम होने के पीछे मतलब बहुत सारे रीजंस है। मैं जैसे कि एक रीजन मैं कहूंगा कि कुरान में सूरा अल इमरान फ्रॉम वर्स नंबर 13, वर्स मतलब आयत 13 टू आई गेस 124 के बीच में ऐसा लिखा गया है कि आपको मनी, अच्छा, पैसे के बारे में कुरान में लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल, ओ। ऐसा लिखा गया है कि आपको मनी लोन पे देना देना अच्छी बात होती है, बुरी अच्छी बात नहीं है, पॉसिबली आपको रोकना है ये किसी अच्छा। को मनी लोन पे देना। और एक बार आपने लोन दे दिया तो भी ठीक है, बट उस पे इंटरेस्ट लेना या डबल इंटरेस्ट लेना, ये गलत बात ये है। तो हराम हो गया। तो ये सूरह अल इमरान में लिखा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री, हाँ, इस्लामिक बैंक या वो क्या करती है कि लोन देने से इनकार करती है। बैंक्स अच्छा। दूसरों को लोन देने से इनकार करती है। अभी जैसे कि हमने बैंकिंग सिस्टम समझी थी कि एक जो मेन बैंक होती है किसी भी कंट्री की, वो बैंक को रेपो रेट पे इंटरेस्ट देती है, रेपो रेट इंटरेस्ट देती है, मनी देती है। वो बैंक मनी फिर पब्लिक में डिवाइड करती है और फिर वो मनी सर्कुलेट होता है। जैसे हमने कहा था, यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट ही ना दोगे, सिर्फ पैसे जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे, कोई भी बैंक नहीं दे रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ पैसा दे रहा है कोई इंसान, इस्लामिक में। हाँ इस्लामिक कंट्रीज में एक मेन बैंक को सिर्फ पैसा दे रही है, लोन नहीं दे रही है, सॉरी लोन दे रही है बट इंटरेस्ट नहीं दे रही है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इंडिया की बैंक होगी, जो इस्लामिक कंट्री में जो मेन बैंक होती है वो क्या कर रही है, अब अपने पैसे दिए बैंक को, इसके बदले में कुछ इक्विटी लेती है। अच्छा। कुछ इक्विटी लेती है, और अभी जो पैसा बैंक को सप्लाई किया गया है वो पैसा बैंक्स कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट ये बैंक का कुछ परसेंट हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास होता है। और अगर ये जो ब्रांच है जिसने पैसे लिए हैं सेंट्रल बैंक से, वो जिस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है, वो स्टार्टअप्स अगर फेल हो गए तो फिर ये बैंक भी लॉस में चली जाती है। और क्योंकि ये बैंक लॉस में जा रही है और इस बैंक का कुछ परसेंट हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास है, तो सेंट्रल बैंक भी लॉस में जाती है, पूरे इस्लामिक वाले का। हाँ इस्लामिक कंट्रीज में। तो ये जो इक्विटी पे पैसा देना होता है वो बहुत ही रिस्की चीज है, क्योंकि मोस्टली 90% ऑफ द स्टार्टअप्स
इन एनी कंट्री फेल, ये स्टैटिस्टिक्स है। हाँ। कुछ 10% ही बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं। तो हम्म। किसी भी बैंक का किसी दूसरे बैंक को इक्विटी पे पैसा देना एक डिजास्टर सिचुएशन ही है, देखा जाएगा तो। रिक्स रहती है। रिस्क लेते हैं क्योंकि वहां पे लोन ना रिलीजन में मना किया है। या इंटरेस्ट लेना मना किया। हाँ सॉरी, इंटरेस्ट लेना मना किया। हम्म। तो ये इक्विटी का कंसेप्ट देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हैम्पर कर रहा है। दूसरी बात, जो रिलीजन स्ट्रिक्टनेस है, मतलब अगर हम हिजाब की बात करें तो जनरली सूरा अल निसा, कुरान का और एक सूरा है, चैप्टर है, अच्छा। उसमें तो लिखा है कि वुमेन्स को हिजाब में रहना चाहिए, हमेशा कवर्ड रहना चाहिए, और वुमेन घर में पैसा प्रोड्यूस करने का सोर्स ना हो, मतलब जो मतलब जॉब वगैरह ना करे। हाँ, अच्छा। मतलब घर का जो मर्द है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाने की, और जो घर की लड़की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को मेंटेन करने की, इमोशनल स्टेबिलिटी देने की। अच्छा। बट सारी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो मर्द के ऊपर आती है। ये ऐसा कुरान में लिखा है? हाँ, तो गलत नहीं लगा? सूरा अल निसा में लिखा है ये। ऐसा नहीं लग रहा गलत लिखा है? तो गलत सही की बात तो मतलब हम डिफाइन नहीं कर हम सकते। कभी डिफाइन, बट अभी के लॉजिक के अभी के सिचुएशन देख कर ऐसा लगता है कि सबको काम करना चाहिए। सबको काम तो करना चाहिए। तो अभी के अकॉर्डिंग मतलब उसमें जो लिखा वो थोड़े रॉन्ग प्रूफ हो रहा है। हाँ, या फिर हम ही लोग थोड़े डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, डेवलप। बट अगर आप मतलब कई लोग इसको एज अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो इसके एडवांटेजेस है कुछ। बट अगर आप वेस्टर्नाइज ज्यादा होना चाह रहे हो, डेवलप अपनी कंट्री को ज्यादा डेवलप कर रहे हो, तो दिस इज डिक्लाइनिंग फॉर यू, दिस इज। चलो इस पे कभी और बात करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, वुमेन का एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन डाउन हो रहा है, वुमेन ज्यादा काम करती नहीं है ड्यू टू दिस फैक्टर्स, रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस। यस। वुमेन्स ज्यादा काम करती नहीं है। अभी आप सोचो, इस्लामिक कंट्री में अगर आपने वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, इसका मतलब हम मोटा मोटा तौर पर अगर हम पॉपुलेशन डिवाइड भी कर ले मेल और फीमेल सेक्टर में, तो किसी भी देश में 60-40 तो रेशो होगा ही। हाँ। मेल का या ज्यादा भी हो सकता है, फीमेल ज्यादा भी हो सकता है किसी देश में। बट हाँ, और एवरेज आप मान के चलो तो 60-40 अगर हम मेल टू फीमेल रेशो मान के चले तो 40% या उससे भी ज्यादा हिस्सा आपका एम्प्लॉयमेंट में पार्ट ही नहीं ले रहा है। वेरी बैड थिंग। हाँ, तो वो सिचुएशन बहुत ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत हैम्परिंग है, क्योंकि आप अपने पॉपुलेशन को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आप अपनी जो मैन पावर है उसकी आधी स्ट्रेंथ ही लगा रहे हो स्टार्टअप बिल्डिंग में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये एक रीजन है कि वहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इतनी नहीं हो पा रही। कोई भी जो कंट्री होती है उसके पिलर्स दो चीजें होती है, बैंकिंग सिस्टम और साइंटिफिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के दो पिलर्स होते हैं। अभी किसी भी कंट्री आप देखो, अगर इन दो सेक्टर्स में आगे हो तो वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाती है, बैंकिंग सेक्टर और साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो बैंकिंग सेक्टर की तो हमने बात की, कैसे रिलीजन उसको अफेक्ट कर रहा है। और साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, जनरली ऐसा है कि लोग वहां पे स्कूल में नहीं जाते, मदरसा में जाते हैं, और जो टीचिंग मिलती है वो बस रिलीजियस टीचिंग मिलती है। और जब रिलीजियस टीचिंग नहीं मिलेगी, जब बच्चे मौलाना और वो सब क्लर्की कैटेगरी में जब जाएंगे, तब साइंटिफिक प्रोग्रेस को आप हैम्पर कर रहे हो। यस। क्योंकि आप अपने यूथ को साइंस ना पढ़ा के आप अपनी देश की साइंटिफिक डेवलपमेंट पीछे कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप पीछे करते हो। तो एजुकेशन भी एक पार्ट हो रहा है उनकी इकोनॉमिक रिग्रेशन का। यस। क्योंकि आप अगर देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि आप मान के चलो इजराइल मान के चलो, वो एक साल में इतने साइंटिफिक पब्लिकेशंस पब्लिश कर रही है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड मिला के भी उतना पब्लिकेशंस पब्लिश नहीं कर रहा। उसके रीजन क्या है कि वो मतलब रिलीजन के साथ नहीं जाता है, जो एक्चुअल नीड है, जो एक्चुअल करना चाहिए वो करते हैं। वहां मतलब सेम है, मेल फीमेल मतलब सारे करते हैं, सारे, कोई रिलीजन नहीं है कि मतलब आप इस्लाम हो तो इस्लाम में आपने क्या बोला था गर्ल्स को नहीं करना चाहिए, बट वहां ऐसा कुछ नहीं। और बाद में
उनकी इकोनॉमिक सिस्टम और थोड़ी डिक्लाइन होने का कारण आ रहा है कि शरिया कॉम्प्लेक्स या शरिया ये क्या होता है? कॉम्प्लायंस। ये क्या होता है शरिया कॉम्प्लेक्स? शरिया कॉम्प्लायंस, देखो कॉम्प्लायंस का आप सिंपल भाषा में अगर ट्रांसलेशन चाहोगे तो उसका होता है संतुष्टि, मतलब सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन। शरिया कॉम्प्लायंस, इसका ये मतलब है कि वो पैसा हराम है जो पैसा इंटरेस्ट से आ रहा है। हाँ इंटरेस्ट से आ रहा है, हाँ। राइट। अल्कोहल बेच के आ रहा है, अच्छा। पोर्नोग्राफी से आ रहा हाँ। है, मिलिट्री वेपन से आ रहा है, हम्म। और पोर्क से आ रहा है, पॉर्क मतलब? पिग का फ्लैश। अच्छा। हाँ, और बाकी कुछ चीजें हैं, मतलब अगर आप जो पैसा कमा रहे हो वो हराम है हम्म। तो आप वो पैसा आप उस लायक नहीं हो कि आप वो पैसा लोगे, ओहो। मतलब वो पैसा नहीं ले सकते। हम्म। और इस बात में जो डेवलप्ड कंट्रीज है हम्म। वो तो इन चीजों में आगे है, हम्म। उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं कि कौन सा पैसा हराम है या कौन सा पैसा हलाल है, वो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा। बट इस्लामिक वर्ल्ड में स्पेसिफिक सेट ऑफ सेक्टर्स हैं, तो अगर उस सेक्टर से पैसा आए तो वो पैसा हराम हो गया, आपने हराम कर दिया। हम्म। तो लोग क्या करते हैं कि जनरली ये इस सेक्टर्स में सिर्फ इन्वेस्ट इसमें करते नहीं है, इन सेक्टर्स में, और इन सेक्टर्स के और जाते भी नहीं है। तो ये सेक्टर्स कंट्री में काम करते नहीं, ये सेक्टर्स कंट्री में काम करते नहीं, बल्कि पूरा कंट्री का जो जीडीपी होता है उसमें कुछ परसेंट कंट्रीब्यूशन ये सेक्टर्स भी देती है, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली देती है। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हो उसमें भी ये काफी ज्यादा चलता है। बट इस्लामिक वर्ल्ड ये कैंसिल करके अपनी जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है। तो ऑब्वियसली। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बैंकिंग सिस्टम हो गया और साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया और ये शरिया कॉम्प्लायंस हो गया, ये सब बातें मिला के इस्लामिक वर्ल्ड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी स्टैग्नेंट हो गया है, और ज़्यादा वो इकोनॉमिकली बढ़ नहीं रहे। कई लोग का उनका तो ऐसा भी मानना है कि इस्लामिक देश और पुअर होते जा रहे हैं। बट देखो, स्पिरिचुअली रिच होना और फिर मटेरियलिस्टिकली रिच होना ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये। बट अगर आप मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाँ, इस्लामिक वर्ल्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनकी सिचुएशन अभी वर्स होती जा रही है फिलहाल तो, और उसके ऊपर वॉर्स और वो सब भी अभी हो रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, उनका पॉलिटिक्स अलग चल रहा है। तो ये कुछ रीजंस है जिससे इस्लामिक वर्ल्ड की बैंकिंग सिस्टम और बैंक्स दोनों ही खतरे में है। तो अभी जैसे सऊदी अरेबिया है, वो मेजोरिटी ऑफ द पैसा ऑयल से जनरेट करती है। हाँ। बट ऑयल का जो सोर्स है वहां से भी कभी ना कभी वो खत्म होगा ओवर यूसेज से, रिसोर्स ज्यादा यूटिलाइज होने के कारण। तो जो सऊदी अरेबिया का प्रिंस है वो क्या कर रहा है कि अपनी कंट्री का टूरिज्म इंक्रीज करवा रहा है, दूसरे वे में पैसे कमाना चाहते हैं। हाँ। जैसे कि यूएई में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एडवांस सिटी बनाने के लिए, दुबई में चल रहे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े इमारती बिल्डिंग्स बनाने के। तो टूरिज्म के द्वारा उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि पैसे का इनपुट कंट्री में करे। तो अगर आप वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो टूरिज्म सेक्टर को एनहांस करके ये कंट्रीज आगे बढ़ सकती है। और मेरे हिसाब से जो एडुकेशन है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, ऐसा कंपल्सन नहीं डालना चाहिए कि हर बच्चा मदरसा में ही जाएगा। पढ़ा दो, साइंस भी पढ़ाओ, साइंस पढ़ा दो, खाली उर्दू मत पढ़ाओ, मदरसे में मत भेजवानी है, पूरा हक कुछ है। और ही बन जाएंगे फिर वहाँ। पूरा हक है एक लड़के को अपनी मर्जी का पढ़ने का, और मेरे हिसाब से जो एडुकेशन सिस्टम होती है ना वो दिमाग को खोल देती है। हाँ। तो जब बच्चा एडुकेशन वाइज समझेगा चीजों को कि अपना देश कहाँ स्टैंड कर रहा है कहाँ नहीं स्टैंड कर रहा है, तो डेफिनेटली इस्लामिक कंट्रीज में डेवलपमेंट आ सकती है। तो इस कुछ रीजंस के कारण बैंकिंग सिस्टम पीछे है इन कंट्रीज की, बट इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो क्या लगता है कि मतलब इस्लामिक बैंक का जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, उसको बंद कर देना चाहिए या फिर चलते रहना चाहिए? वही हो गया ना, फिर से वो ये हो गया, डिबेटेबल टॉपिक हो गया। अगर आपने वो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम
आपने चेंज करवा दी। हाँ, बंद ही करवा दिया हाँ, तो इसका मतलब आप कुरान के अगेंस्ट जा रहे हो, पूरा। कुरान के अगेंस्ट जा रहे हो। अच्छा, कुरान के अगेंस्ट जा रहे हो। हाँ, इसका मतलब आप सूरह अल अल इमरान में जो वर्सेस हाँ। लिखे हैं, बट कई कंट्री तो कर चुके हैं, कई इस्लामिक अच्छे खासे कंट्री, वहां ये चलता नहीं, इस्लामिक हाँ, तो बैंक वो का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा, बट मोस्टली जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक कंट्रीज होती है मोस्टली चलाते हैं। वो उसी बैंकिंग सिस्टम पे चलाते हैं। हम्म। और वो बैंकिंग सिस्टम चेंज करवाना ना करवाना वो कम्प्लीटली कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिपेंड करता है। बट जैसे कि हम जो इस्लाम रिलीजन है उसकी मैं रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो रिलीजन को मानते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपने बुक को थोरोली फॉलो करते हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ज़्यादा है, उसमें एडवांसमेंट ज़्यादा करना है, मतलब एक इंसान को पीस मिले, हम्म। इसके लिए वो रिलीजन थ्राइव कर रहा है। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि सारे कंट्री धरती पे सारे जो कंट्रीज है सारों को डेवलप करना है, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई कंट्री डेवलप करे तो भी फाइन है, और सारे कर भी नहीं पाएंगे। सारे कर भी नहीं पाएंगे, और स्कोप है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और मुझे लगता है इस्लामिक कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनको इन बारे में सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। ये काफी बड़ी टॉपिक बन सकता है, अगर इस पे बात करनी चाहे तो हाँ, अलग घंटों तक कर सकते हैं, अलग एक टॉपिक। अलग ही पॉडकास्ट बन सकता है। हाँ हाँ, बट अब रखते हैं, काफी लंबी हो गई। थैंक यू अद्वित यहाँ आने के लिए, काफी मजा आया आपसे बात करके। नहीं बिल्कुल, ये इंटरेक्शन बहुत ही सही चला, और आपने, मैं ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो आपने इनिशिएटिव लिया है ये पॉडकास्ट करने का, उसके माध्यम से जो इंडिया की यूथ है जी जी। वो बहुत ही एनलाइटेंड होगी, बहुत ही अवेयर होगी कंट्री के सिचुएशंस को समझ के। तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने ये इनिशिएटिव अरे लिया, अरे आपने ये इनिशिएटिव लिया, और भारत को एक अच्छा भारत बनाने में आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो थैंक यू फॉर दैट। अरे अरे चलिए फिर मिलेंगे कभी, बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल पर और अच्छी से और कुछ नए टॉपिक पे बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।